लास्ट वीडियो में हमने क्लोरामफेनिकोल का देखा था, हमने इंट्रोडक्शन देखा था, सिंथेसिस देखी थी और उसके यूजेस देखे थे। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है, फार्माकोकाइनेटिक्स है और इंटरेक्शंस जो हैं और एडवर्स इफेक्ट, मेन मेन चीज़ों को इसमें करेंगे कवर। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। मैंने पहले ही बताया था आपको पिछले लेक्चर में, जो ये क्लोरामफेनिकोल है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, तो ये ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करेगी। तो मैंने ये चीज बोली थी आपको कि ये भी तभी देनी है जब अदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं वो रेजिस्ट कर चुके हों, जैसे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। एग्जांपल ये रहे आपके पास सामने, पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन जी और एम्पिसिलिन। जब ये रेजिस्ट कर चुके हों तब जाके इसे क्लोरामफेनिकोल को देना है, अदरवाइज नहीं देना। तो जो ये एंटीबैक्टीरियल इसका स्पेक्ट्रम है वो एक्टिव किसके अगेंस्ट होंगे? ये जो क्लोरामफेनिकोल एक ड्रग है, ये किसके अगेंस्ट जो है एक्टिवली वर्क करेगी, किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? तो उसमें मैंने बताया था आपको पिछले टाइम के एच इन्फ्लुएंजी, नीचे मेंशन किया हुआ था उसके यूजेस में मैंने, एच इन्फ्लुएंजी, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड कॉज करता है ये, ठीक है, एस निमोनी, बी फ्रेजाइलिस, इन सब चीजों के अगेंस्ट ये वर्क करेगा। वर्क में फिर एक चीज एक बार और रिकॉल करवाना चाह रहा हूं कि वर्क ये तभी करवाना है इसे जब अदर एंटीबायोटिक्स या अदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है रेजिस्ट हो चुके हो। उससे पहले ये यूज नहीं होगा, क्योंकि हाईली सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ये बहुत ज्यादा फैटल होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर देगा। नाउ अब देखते हैं हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं, जब इसको हम ओरली लेंगे, ओरली इंजेक्शन करेंगे जब हम इसको, तो ये ना रैपिडली, एक तो रैपिड और कंप्लीट इसका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा, बहुत ही फास्ट होगा। सेकंड केस में ये होगा कि जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होगा इसका 50 to 60% होगा। 50 to 60% होने का मीन्स जो है हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड की जो इसकी वो है, जो प्रॉपर्टी है इसकी, जो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होगा ये, तो क्या होगा, ये वाइडली, बहुत ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होगा और बहुत मतलब लॉन्ग लास्टिंग एक टाइप से वही चीज, तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब दूसरा सीरस कैविटी। सीरस कैविटीज क्या होती हैं? ये कैविटीज, कैविटी मींस कोई भी एक, मतलब कैविटीज का आप ये समझ लीजिए, कोई भी एक वो है होल, उसको कैविटीज बोलते हैं। तो जैसे कि प्लूरल मेम्ब्रेन, उसके बीच में स्पेस होता है ना, तो वो उस टाइप की कैविटीज को उनमें पेनिट्रेट कर जाएंगी ये। या फिर जो हार्ट होता है उसके बाहर की जो कैविटीज होती हैं, जो लेयर्स होती हैं उसके बीच में कैविटीज, उनको पेनिट्रेट कर जाएगा। दूसरा क्या है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर, इनको क्रॉस कर जाएगा। प्लेसेंटा बैरियर इसको क्रॉस कर जाएगा। मेनिंजाइटिस में मैंने आपको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एग्जांपल दिया था कि उसको बहुत अच्छे से हाईली पेनिट्रेट करेगा, बहुत ज्यादा ही हाईली। तो इसमें भी वही है, सीएसएफ को हाईली पेनिट्रेट करेगा, क्रॉस कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है। सिक्रेटेड होगा थ्रू बाइल और मिल्क। बाइल के थ्रू सिक्रेट क्यों होगा वो चीज मैं अभी आपको ग्रे बेबी सिंड्रोम में कवर करवाऊंगा। बाइल के थ्रू ये सिक्रेट क्यों होगा, रफली समझ लेते हैं। जो हाई मॉलिक्यूलर वेट की जो ड्रग होती हैं, जिनका एक्सक्रीशन, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो जाता है आफ्टर जो फर्स्ट वो सेकंड फेज रिएक्शन जो होती है मेटाबॉलिज्म की, उसके बाद जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो जाता है, उनको बाइल के थ्रू, उनको बाइल के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट करवाते हैं या सिक्रेट करवाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरली कॉन्जुगेट विद ग्लूक्रोनिक एसिड। सेकेंड फेज की जो रिएक्शन होगी मेटाबॉलिज्म में, उसमें एक जगह ग्लूक्रोनिक एसिड की से कॉन्जुगेशन होगा, जिसके बाद मेटाबोलाइज होगी ड्रग हमारी, फिर उसके बाद एक्सक्रीट आउट होगी, एलिमिनेशन होगा। तो ये चीज उसी में ही है। तो अब इसके इंट्रैक्शंस देखते हैं। अब इंट्रैक्शंस ये होंगे इसमें कि ये ड्रग है जैसे, तो हम इसको किस कंडीशन में दे रहे हैं कि जो हमारा पेशेंट है उसका और अदर मेडिकेशंस तो नहीं चल रहा। अगर अदर मेडिकेशंस चल रहा है तो ये उनमें से किस ड्रग के साथ ये इंटरेक्ट कर सकती है, क्या शो इफेक्ट जो है अपना शो करेगी। तो वही चीज है, जो क्लोरामफेनिकोल होती है ये डिक्रीज कर देती है मेटाबॉलिज्म। अब किन किन ड्रग का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज करेगी, उसमें से एक तो वारफरीन हो गया, एक साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया और एक फिनाटाइन हो गया। इनका जो है मेटाबॉलिज्म ये डिक्रीज कर देगी, पूरा डिक्रीज कर देगी। अब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा तो वही चीज है, ड्रग जो है अपना पूरा इफेक्ट जो है शो नहीं कर पाएगी इफेक्टिवली। सेकंड पॉइंट जो होगा इसमें यह है फिनोबार्बिटॉन, रिफाम्पिन, इसका अनदर नेम जो है रिफाम्पिसिन है, और फिनाटोइन। अब ये वाली ड्रग्स चल रही होंगी, इसी इन ड्रग्स के चलते हुए हमने क्लोरामफेनिकोल को दे दिया।
तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे क्लोरामफेनिकोल का मेटाबॉलिज्म। अब जब इंक्रीज करेंगे मेटाबॉलिज्म तो सीधी सीधी सी बात है, जब किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म हाई है तो उसका एलिमिनेशन रेट भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अब जब एलिमिनेशन रेट हाई होगा तो जो हमारी थेरेपी है जो लॉन्ग लास्टिंग चलनी है वो थेरेपी फेल हो सकती है। तो इसीलिए ये इंटरेक्शन शो करती है इन ड्रग्स के साथ। ठीक है, नाउ एडवर्स इफेक्ट देखते हैं इसके। एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट जो है वो बोन मैरो सप्रेशन है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कोई पाइप है, उससे कंटिन्यूअसली पानी चल रहा है। अब उस पाइप को आप बीच से सप्रेस कर दो, या तो हाथ से या पैर से, तो उसमें जिस फ्लो से पहले वाटर निकल रहा था उस फ्लो से नहीं निकल पाएगा। तो एग्जैक्टली सेम इफेक्ट ये भी डालती है। बोन मैरो का काम, सबसे प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो इरेथ्रोपोइसिस का होता है। इरेथ्रोपोइसिस मींस, इरेथ्रो मींस ब्लड या आरबीसीस, और पोइसिस मींस उसको सिंथेसिस करना, बनाना किसी भी चीज को पोइसिस होता है। तो इरेथ्रोपोइसिस का मेन फंक्शन होता है। तो क्या होगा, क्लोरामफेनिकोल बोन मैरो सप्रेस करेगी। सप्रेस मींस उसको बिल्कुल सप्रेस कर देगी, उसको बिल्कुल मतलब इतना उस पर वो इफेक्ट डाल देगी कि जो इरेथ्रोपोइसिस का जो मैनर था नेचुरली वो सप्रेस हो जाएगा। अब उसकी वजह से एनीमिया तो आपको पता ही है, ब्लड की कमी होना, तो इसी से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम्स कॉज होंगी। एनीमिया हो गया, ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया, ल्यूकेमियाज हो गया, ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस हो गया। अब जो बोन मैरो सप्रेशन है ये भी दो कंडीशंस में जो है प्रिडिक्ट किया गया है। पहला तो होगा नॉन डोज रिलेटेड आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। ये क्या है, पहली बात तो ये सबसे ज्यादा रेयर है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे कि सपोज 40,000 पेशेंट्स हैं तो उसमें एक कोई एक हो सकती है। तीसरी बात ये है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है और जो है जेनेटिक बेसिस पे होती है। सपोज अगर किसी का इसका रिपीटेड कोर्स चल रहा है तो ये तब जाके कॉज होगी, और उसमें भी क्या कॉज करेगी, ल्यूकेमियाज तब जाके कॉज कर देगी ये। दूसरा है इसमें डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी रिलेटेड माइलोसप्रेशन। इसका मीन्स क्या हुआ, पहली बात तो ये प्रिडिक्टेबल है, दूसरी बात ये कंडीशन तब कॉज होती है, मतलब मेमेलियंस में जब क्लोरामफेनिकोल का हम यूज करे जा रहे हैं, एक तो ये रिवर्सिबल होगी, मतलब लॉन्ग लास्टिंग सीक्वल में नहीं चलेगी, रिवर्सिबल होगी। तो क्या होगा, ये सपोज कोई भी वो है इरेथ्रोपोइटिक सेल्स, तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहां पर माइटोकॉन्ड्रियल जो एंजाइम्स होंगे है ना, उनको उनकी सिंथेसिस को इंटरप्ट करवाएगा और उनको डिस्टर्ब कर देगा, डिस्टर्बेंस कॉज कर देगा। तो ये रिवर्सिबल है। थोड़े टाइम बाद जब थेरेपी कम होगी या कुछ भी होगा तो ये अपने आप ही वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में वापस से पहुंच जाएगा। अब हम ग्रे बेबी सिंड्रोम की बात करेंगे। इसमें मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि जो इसका कॉन्जुगेशन होगा, मेटाबॉलिज्म के टाइम पे जो कॉन्जुगेशन होगा ग्लूक्रोनिक एसिड के उससे होगा। तो सेकंड फेज में आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी, तो उसमें ग्लूक्रोनिक एसिड का जो वो रिएक्शन होती है उससे कौन कौन सी ड्रग्स जो है मेटाबोलाइज्ड होती हैं, वो हो गई CAPDLM, ये ड्रग्स हो गई। तो इसमें सबसे पहले आ गई क्लोरामफेनिकोल। अब ये क्यों होती हैं, क्योंकि जो ड्रग्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा जिसमें या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तो वो ड्रग्स जो हैं इस मैकेनिज्म के थ्रू मेटाबोलाइज होंगी, जो ग्लूक्रोनिक एसिड वाली रिएक्शन है इसके थ्रू। तो इसमें देख लेते हैं जो मेन ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी ग्लूक्रोनिक एसिड के थ्रू मेटाबोलाइज होंगी। सबसे पहले तो आ जाएगी क्लोरामफेनिकोल, दूसरी आ जाएगी एस्पिरिन, तीसरी आ जाएगी पैरासीटामोल, फिर आ जाएगी डाइजापाम, फिर आ जाएगी लोराजीपाम, फिर आ जाएगी मॉर्फिन, फिर आएगी मेट्रोनिडाजोल। ये ड्रग्स होंगी। तो उसमें से एक का भी हम एग्जांपल लेते हैं, ये हो गई क्लोरामफेनिकोल। तो क्लोरामफेनिकोल जो है ग्लूक्रोनिक एसिड की वजह से जो है मेटाबोलाइज्ड होगी। अब ये मेटाबोलाइज्ड होगी और इसी में ही मैंने ये कहा था कि ये जो बाइल के साथ सिक्रीट होगी, बाइल के साथ इसलिए सिक्रीट होगी क्योंकि ग्लूक्रोनिक एसिड से जो भी मेटाबोलाइज्ड होती हैं ड्रग्स, वो हाई मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कर लेती हैं गेन। हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली जो है ड्रग्स वो होंगी। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट, जब भी कोई ड्रग होगी हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली, तो एक्सक्रीट होगी या सिक्रीट होगी बाइल के थ्रू। तो ये चीज है। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम में मेन ये होता है कि हमारा जो नियोनेट्स हैं, स्पेशली प्रीमेच्योर जो हैं, उनमें देखिए आप सबसे पहले तो उनके ऑर्गन्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। अब ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो पाते तो उनके लीवर में जब ये ड्रग जाएगी, अप्रोक्सीमेटली ये 100 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से अप्रोक्सीमेट डोज है इसकी,
कि इतनी तक अगर पहुंच गई तो नियोनेट्स में क्या होगा, प्रॉपर एक तो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी और प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी। अब ये प्रॉपर मेटाबोलाइज क्यों नहीं हो पाएगी, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो उनका लीवर है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो वहां पर जो ग्लूक्रोनिक एसिड वाली जो रिएक्शंस होगी उसके लिए पूरा प्रॉपर जो है एंजाइम्स वो नहीं होंगे। प्रॉपर एंजाइम्स नहीं होंगे तो इन इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। अब इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो सीधी सीधी बात है, ड्रग जो है स्टोर हो जाएगी या एक्युमुलेट हो जाएगी। अब कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस है, अनवांटेड ही है क्योंकि केमिकली सिंथेसाइज किया हुआ है, तो ये कोई भी अगर बॉडी में स्टोर होगा या फिर एक्युमुलेट होगा तो अपने एडवर्स इफेक्ट या फिर कोई भी रिएक्शंस कॉज कर देगा। तो ऐसे ही ग्रे बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, जब ये अच्छे तरीके से पूरी तरह मेटाबोलाइज नहीं हो पाती, ग्लूक्रोनिक एसिड सफिशिएंट अमाउंट में जो है वहां ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है वो सफिशिएंट अमाउंट में इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, तो इसमें सिम्टम्स जो आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला तो वो फीडिंग स्टॉप कर देगा, दूसरी बात होगी कि उसमें वॉमिटिंग हो सकती है, तीसरी बात जो होगी उसमें जो उसका रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर हो सकता है, और चौथी बात तो होगी वो ग्रे साइनोसिस मतलब कलर शो कर सकता है, ग्रे साइनोसिस, और लास्ट में जो उसका कार्डियक सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा और फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है क्लोरामफेनिकोल का। थर्ड चीज में देखता है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी तो हर ड्रग के साथ होती है, मतलब कोई भी चीज ले लो तो हाइपर सेंसिटिविटी का मीन सपोज फीवर हो गया, रैशेज हो गए, ये सब हाइपर सेंसिटिविटीज में आता है। सुपर इन्फेक्शन एक तो ये रेयर है, दूसरी बात जो सुपर इन्फेक्शन है इतना कोई ज्यादा इसका रोल नहीं है इसमें, अगर फिर भी अगर किसी को सुपर इन्फेक्शन का पढ़ना है तो टेट्रासाइक्लिन में जो सुपर इन्फेक्शन कॉज होते हैं सेम इसके उसी की तरह है, तो वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज क्लोरामफेनिकोल का जो पार्ट था, तो 2 पार्ट्स में वीडियोस बनाई है हमने। पहले पार्ट में इसकी सिंथेसिस वो कर दी थी, दूसरे पार्ट में हमने इसका सारा कुछ कवर कर दिया है। फाइनली क्लोरामफेनिकोल का जितना भी था वो सब कुछ कवर हो चुका है, तो क्लोरामफेनिकोल जो टॉपिक है वो यहीं पर खत्म है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना।